हाय गाइस, तो स्कॉलरशिप का दौर चल रहा है इटली की जोरों शोरों से। जून से स्टार्ट हो चुकी है, सितंबर में खत्म होने वाली है। और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है उन पर बात करने वाले हैं, जैसे कि डेडलाइंस कौन कौन से रीजन्स की कौन सी है, प्रोविजनल रैंकिंग कब आने वाली है, फाइनल रैंकिंग्स कब आने वाली है, ऑनलाइन ई से कैसे किस किस रीजन में बन रहा है, कोरियर किस किस डॉक्यूमेंट में इटली करना पड़ता है, और ऑफलाइन ई से कैसे बनता है। ये सारी चीज़ों पर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग आपको मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेडलाइंस की, तो देखो लाजियो डिस्को, इर्सु पेलर्मो और ऐसी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स की जो है डेडलाइंस क्लोज हो चुकी है। अभी भी जो कुछ रीजन्स की डेडलाइंस अभी बाकी है जिनके लिए एप्लीकेशन चल रही है और सितंबर एंडिंग तक चलने वाली है। इवन लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप की तो प्रोविजनल रैंकिंग भी आ चुकी है। अच्छा, प्रोविजनल ये बता दो कैसे स्टेप वर्क करता है। पहले आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं स्कॉलरशिप के, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं और फिर उसके बाद प्रोविजनल रैंकिंग आती है और फिर फाइनल रैंकिंग आती है। तो प्रोविजनल रैंकिंग से आपको श्योर हो जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो लाजियो डिस्को में, जिसमें सेपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तोर वर्गाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो, ये सारी मेजर यूनिवर्सिटीज आती है। तो इनके बच्चों को पता चल गया होगा इनकी स्कॉलरशिप का सीन क्या होने वाला है। वैसे हर एक रीजन की प्रोविजनल रैंकिंग आती है और फाइनल रैंकिंग आती है। प्रोविजनल रैंकिंग में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके पास मॉडिफिकेशन टाइम होता है 10 डेज के अराउंड का। उस 10 डेज में आप रेक्टिफाई कर सकते हो जो भी आपसे गलती हुई होगी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन में। ये तो रही रैंकिंग्स की बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना ध्यान रखने वाली, वो है डेडलाइंस के ऊपर। डेडलाइंस उन मायने में जिनमें इसे आपको पहले बनाना पड़ता है। काफी रीजन्स में आप जो है इसे आप जब आपका वीजा लग जाता है, आप इटली आ जाते हैं एंड देन काफ ऑफिस के थ्रू आपको इसे सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। लेकिन उन रीजन्स में जिनमें आपको इसे ऑनलाइन बनाना पड़ता है या फिर इसे आपको जो है कोरियर करके बनाना पड़ता है या फिर कोरियर करते डॉक्यूमेंट आप इटली के अंदर, तो वो वाले में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मामला। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ई से क्या होता है, तो ई से एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का इंडिकेटर है कि आप कितने रिच है, वेल्दी है या पुअर है, वो बता देता है। तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आपकी टोटल फैमिली इनकम प्लस 20% ऑफ द एसेट्स दैट यू होल्ड डिवाइडेड बाय द फैमिली कोफिशिएंट। तो फैमिली कोफिशिएंट कैसे निकलता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली में अराउंड 4 मेंबर्स है तो 2.4 से ये पूरे अमाउंट को डिवाइड करना है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है तो 2.8 समथिंग का फैमिली कोफिशिएंट निकलेगा, उससे डिवाइड करना है। तो इसे वैल्यू मस्ट बी बिलो 26,000 यूरोस इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू बी अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अच्छा, काफी केसेस में कई बार बच्चे पूछते हैं कि यार 25,000 यूरो या 26,000 यूरो जो बताया जाता है, क्या इतनी इनकम होनी चाहिए? नहीं, अगर आपकी 30,000 यूरो इनकम फैमिली है या 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख भी होगी तो भी आप एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब फैमिली कोफिशिएंट आप उसको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर है वो बहुत कम आता है। जैसे कि मैंने देखा है कि अगर आपकी इनकम 50 लैक्स भी होगी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल तो कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन रीजनल स्कॉलरशिप्स की एक ही रिक्वायरमेंट है कि द लेसर द इनकम द मोर आर द चांसेस। तो 50 लैक्स तक में एलिजिबिलिटी तो कहीं ना कहीं आपकी सेट हो जाएगी, बट रैंकिंग्स में आने के लिए, जो प्रोविजनल रैंकिंग और फाइनल रैंकिंग आती है, उसमें आने के लिए आपकी इनकम कम से कम होनी चाहिए। और कुछ रीजन्स में तो ऐसा भी बोल दिया जाता है कि आपकी इनकम 7 लाख रुपीज से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इटली के अकॉर्डिंग इटली में लिविंग एक्सपेंसेस जो पर ईयर का बैठता है वो 7 लाख रुपीज, 7,000 यूरोज का होता है, तो उतना होना चाहिए। ये कुछ कुछ बहुत माइन्यूट रीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अदरवाइज बच्चों की जो फैमिली इनकम जनरली जो शो करते हैं वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितना भी उन्होंने ITR फाइल किया हो उसके अकॉर्डिंग शो की जाती है। नाउ द मेन क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से भटक गए थे, वो है कि ऑनलाइन ई से प्लस ऑफलाइन ई से या फिर कोरियर वाला ई से, कोरियर टू काफ। तो ऑनलाइन ई से आप प्रिपेयर करा सकते हो, जैसे कि DSU पॉलीमी में, या फिर आप वेनेतो रीजन्स की जो स्कॉलरशिप होती है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ माचेरात आती है एंड सो ऑन। तो इसमें आप ऑनलाइन ई से बना ले तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्कॉलरशिप रीजन्स, क्योंकि इसमें पहले से ही आपका ई से बन जाता है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें कोरियर करना रहता है आपको डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका DSU टस्कनी सबसे टॉप पर आता है, EDSU पाविया कह सकते हैं, EDSU पीएमोंते कह सकते हैं या एडिस कह सकते हैं। इनके उसमें सिचुएशन बनती है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कॉलरशिप रीजनल डेडलाइन जो है वो आपने कह दी है 30 सितंबर की है, तो आपका डॉक्यूमेंट वहां तक कितने टाइम में पहुंच जाना चाहिए। अब होता क्या है, स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट बनने में करीबन आप लोकल MLA या तहसीलदार या पार्षद साइन करवाएंगे, उसमें अराउंड आपको 10 डेज लग जाते हैं। फिर आपकी जो अटेस्टेशन होते हैं दिल्ली जाते हैं, वहां से आपके ME अपोस्टाइल होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं 1 हफ्ते के आसपास का टाइम मान
मान सकते, कोरियर बैक एंड फोर्थ 10 डेज ही मान लो मैक्सिमम। तो अगर 30 सितंबर है तो आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 सितंबर के आसपास, क्योंकि 15 सितंबर को जब आप कोरियर करोगे तो आप मान के चलिए 6 to 7 डेज में रीजनल अथॉरिटी के पास पहुंचता है। वर्स्ट केस में भी अगर मैं कहूँ तो 30 सितंबर अगर डेडलाइन है तो 20 सितंबर को आपको कोरियर करना ही करना रहेगा, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप लूज हो जाएगी। कई केसेस मैंने देखे ऐसे जिनमें अगर कोरियर नहीं पहुंच पाता है टाइम पर तो स्कॉलरशिप लूज हो जाती है। तो वो मिस ना हो इसलिए 20 डेज पहले ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाना चाहिए। वर्स्ट केस है तो 10 डेज पहले रेडी हो जाना चाहिए, देन आपको इंटरनेशनल कोरियर करके उसको इटली पहुंचाना रहता है। और वहीं अगर हम लाजियो डिस्को की बात करें या फिर ऑफलाइन ईसे की बात करें तो ऑफलाइन ईसे में क्या होता है, आपको नॉर्मल इनकम डॉक्यूमेंट आप स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड कर देते हो, फिर जब आपका वीजा लग जाता है आपको यहाँ पर आना होता है, उस टाइम पर आपको जो है काफ ऑफिस में जाके आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होता है। अब इसमें समस्या क्या आती है, अगर इन केस आपका वीज़ा डिले हो जाता है, कुछ रीजन्स की डेडलाइन होती है 31 दिसंबर, तो उसके पहले आपको पहुंचना रहता है और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। अगर डिले होता है वीज़ा और डॉक्यूमेंट टाइमली सबमिट नहीं हो जाता है, भले ही आपकी प्रोविजनल रैंकिंग आ जाए उसमें आप एलिजिबल आ जाओ, फाइनल रैंकिंग में आप एलिजिबल आ जाओ, बट अगर वो नहीं हो पाएगा तो भी आप स्कॉलरशिप अपनी लूज कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्कॉलरशिप का ही चल रहा है तो देखो यार, ज़्यादा कम इनकम भी मत दिखाओ, बिकॉज ज़्यादा कम इनकम भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो सकती है। मेरे हिसाब से जो सही इनकम होती है वो करीबन 5 से 7 लाख के बीच में होनी चाहिए। इससे ई से वैल्यू भी आपका जस्टिफाइड बन जाता है और आपकी रैंकिंग्स भी आ जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो मेरे ख्याल से 10 to 15 के बीच में होना चाहिए। तो इतना होना चाहिए ताकि जस्टिफाइबल लगे एम्बेसी को भी कि हाँ भाई इसके एटलीस्ट फैमिली एक्सपेंसेस तो निकलते। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप रीजन और एम्बेसी ने वेरीफाई किया इस चीज़ को, आपकी स्कॉलरशिप को, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठ सकते हैं। और क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा आंसर है आपके फादर ने ITR कितने की फिल किया। अगर ITR जितने की फिल की और उतनी ही इनकम आप स्कॉलरशिप में दिखा रहे हो तो आपके पास जस्टिफाइड सोर्स होता है उसको प्रूव करने का। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट इन केस अगर ऐसा कभी होता है तो। और जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराएंगे तो कई रीजन्स में जो है 2025 की इनकम लग रही, कहीं रीजन्स में जो है 2024 की इनकम लग रही है। तो मेक श्योर टू रीड द कॉल की कौन सी ईयर की आपकी इनकम लग रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सभी को पता है कि 8,000 यूरो की स्कॉलरशिप होगी, उसमें अकोमोडेशन मिल जाएगा, ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक नीश वाला डाउट हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो कॉमेंट कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दी है या कौन से रीजन के लिए की है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।